नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रतिज्ञा भाग 7। पूर्णा प्रातःकाल और दिनों से आध घंटा पहले उठी। उसने दबे पांव सुमित्रा के कमरे में कदम रखा। वह देखना चाहती थी कि सुमित्रा सोती है या जागती। शायद वह उसकी सूरत देखकर निश्चय करना चाहती थी कि उसे रात की घटना की कुछ खबर है अथवा नहीं। सुमित्रा चारपाई पर पड़ी कुछ सोच रही थी। पूर्णा को देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। मुस्कुराने की क्या बात थी यह तो वह जाने, पर पूर्णा का कलेजा सन्न से हो गया। चेहरे का रंग उड़ गया। भगवान, कहीं इसने देख तो नहीं लिया। सुमित्रा ने उठकर उलझे केसों को संभालते हुए कहा, आज इतने सवेरे कैसे जाग गई बहन? प्रश्न बिल्कुल साधारण था, किंतु पूर्णा को ऐसा जान पड़ा कि यह उस मुख्य विषय की भूमिका है। इतने सवेरे जाग जाना ऐसा लांछन था जिसे स्वीकार करने में किसी भयंकर बाधा की शंका हुई। बोली, क्या बहुत सवेरा है? रोज ही की तो बेला है। सुमित्रा, नहीं बहन, आज बहुत सवेरा है। तुम्हें रात को नींद नहीं आई क्या? आंखें लाल हो रही हैं। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। यह दूसरा और पहले से भी बड़ा लांछन था। इसे वह कैसे स्वीकार कर सकती थी? बोली, नहीं बहन, तुम्हें भ्रम हो रहा है। रात बहुत सोई, एक ही नींद में भोर हो गया। बहुत सो जाने से भी आंखें लाल हो जाती हैं। सुमित्रा ने हंसकर कहा, होती होंगी, मुझे नहीं मालूम था। पूर्णा ने जोर देकर कहा, वाह, इतनी बात तुम्हें मालूम नहीं? हाँ, तुम्हें अलबत्ता नींद नहीं आई। क्या सारी रात जागती रही? सुमित्रा, मेरी बला जागे, जिसे 1000 बार गरज होगी आएगा। यहाँ ऐसी क्या पड़ी है? वह राजी ही रहते तो कौन सा स्वर्ग मिल जाता था। तब तो और भी जलाते थे। यहाँ तो भाग्य में रोने के सिवाय और कुछ लिखा ही नहीं है। पूर्णा, तुम तो व्यर्थ का मान किए बैठी हो बहन। एक बार चली क्यों नहीं जाती? सुमित्रा के जी में आया कि रात की कथा कह सुनाए, पर संकोच ने जबान बंद कर दी। बोली, यह तो ना होगा बहन। चाहे सारा जीवन इसी तरह कट जाए, मेरा कोई अपराध हो तो मैं जाकर मनाऊं, अन्याय वह करे मनाने मैं जाऊं, यह नहीं हो सकता। यह कहते कहते उसे रात का अपमान याद आ गया। वह घंटों द्वार पर खड़ी थी। वह जागते थे, अवश्य जागते थे, फिर भी किवाड़ न खोले। त्योरियां चढ़ाकर बोली, फिर क्यों मनाने जाऊं? मैं किसी का कुछ नहीं जानती। चाहे 1 खर्च किया, चाहे 100 मेरे बाप ने दिए, और वह अब भी देते जाते हैं। इनके घर में पड़ी हूँ, इतना गुनाह अलबत्ता किया है। आखिर पुरुष अपनी स्त्री पर क्यों इतना रोब जमाता है? बहन, कुछ तुम्हारी समझ में आता है? पूर्णा ने रहस्यमय भाव से मुस्कुरा कर कहा, क्या यह आज की नई बात है? पुरुष ने सदैव स्त्री की रक्षा की है, फिर रोब क्यों न जमाए? सुमित्रा, रक्षा की है तो अपने स्वार्थ से, कुछ इसलिए नहीं कि स्त्रियों के प्रति उनके भाव बड़े उदार हैं। अपनी जायदाद के लिए संतान की ज़रूरत न होती तो कोई स्त्री की बात भी न पूछता। जो स्त्रियां बांझ रह जाती हैं उनकी कितनी दुर्दशा होती है, रोज ही देखती हो। हाँ, लंपटों की बात छोड़ो जो बेश्याओं पर प्राण देते हैं। पूर्णा, मैं तो ऐसे कई औरतों को जानती हूँ जो पुरुषों पर ही रोब जमाती हैं। यह क्यों? सुमित्रा, वह निकम्मे पुरुष होंगे। पूर्णा, नहीं बहन, निकम्मे नहीं, 100 कमाऊँ में कमाऊँ, 1 नहीं 10 5 तो अपने मोहल्ले में ही गिनवा दूँ। और बाहर कहाँ जाऊँ? मेरे ही मामा थे जो मामी जी की आज्ञा के बिना द्वार से टलते न थे। यहाँ तक कि एक बार कचहरी का सम्मन आया तो अंदर जाकर पूछने लगे, अरे सुनती हो, कचहरी का सम्मन आया है, जाएं कि न जाएं? सुमित्रा, अगर तुम्हारी मामी मना कर देती तो न जाते? पूर्णा, मैं तो समझती हूँ न जाते। चपरासी जबरदस्ती पकड़ ले जाता। सुमित्रा, तो तुम्हारी मामी धनी घर की बेटी होंगी। पूर्णा, कैसा धनी घर? मोल लाई गई थी। मामा जी की पहली स्त्री मर गई थी तो ये उन्हें मोल लाए थे। सुमित्रा, क्या कहती हो बहन, कहीं औरतें बिकती हैं? पूर्णा, औरतें और मर्द दोनों ही बिकते हैं। लड़की का बाप कुछ लेकर लड़की ब्याहे और लड़के का बाप कुछ लेकर लड़का ब्याहे, यह बेचना नहीं तो और क्या है? मगर लड़के वालों के लिए लेना कोई नई बात नहीं है। लड़की का बाप यदि कुछ लेकर लड़की दे तो निंदा की बात ही है, इसकी प्रथा नहीं है। सुमित्रा, मज़ा तो तभी आए जब लड़की वाले भी लड़कियों का दहेज लेने लगे। बिना भरपूर दहेज लिए विवाह ही न करे, तब पुरुषों के होश ठिकाने हो जाए। मेरा तो अगर बाबूजी विवाह न करते तो मुझे कभी इसका ख्याल भी न आता।
मेरी समझ में यही बात नहीं आती कि लड़की वालों को ही लड़की ब्याह की इतनी गरज क्यों होती है। पूर्णा, तुम बहन बच्चों की सी बातें करती हो। लड़कियों के विवाह में 1-2 साल का विलंब हो जाता है तो चारों ओर हंसी होने लगती है। लड़कों का विवाह कभी न हो तो भी कोई नहीं हंसता। लोकरीति भी कोई चीज़ है। सुमित्रा, अंग्रेजों में बहुत सी औरतें कुंवारी रह जाती हैं तो क्या होता है? क्या वे भ्रष्ट होती हैं? पूर्णा, किसी के दिल का कोई हाल क्या जानता है बहन। औरत अबला होती है, एक रक्षक के बिना उसका जीवन सुख और शांति से नहीं कट सकता। सुमित्रा, तो फिर यह मिसें कुंवारी रह जाती हैं? पूर्णा, इसलिए कि वे जीवन को विलासपूर्वक काटना चाहती हैं, या संतान के लालन पालन का कष्ट नहीं उठाना चाहती, या किसी से दबकर न रहना चाहती होंगी। सुमित्रा, अच्छा, तुम्हारे मामा जी क्यों स्त्री से दबते थे? बड़ी दुबले पतले मरियल से आदमी थे क्या? और तुम्हारी मामी जी भारी भरकम स्त्री थी। पूर्णा, अरे नहीं बहन, मामी जी तो ऐसी दुबली पतली थी कि फूंक दो मार दो तो उड़ जाएं, और मामा जी तो पूरे भीम थे। पक्की सवा सिर तो उनकी खुराक थी, मगर मामी की आंखों के इशारे पर चलते थे। क्या मजाल कि अपनी मर्जी से एक कौड़ी भी खर्च करें। दिन भर के बाद भी जजमानी से लौटते तो खाना घर पर ही खाते। सुमित्रा, तो वह निर्बुद्धि होंगे। तो बस उसी तरह पुरुष भी उन्हीं स्त्रियों पर रोब जमा लेते हैं जो निर्बुद्धि होती हैं। चतुर स्त्री पर पुरुष रोब नहीं जमा सकते, न चतुर पुरुष पर स्त्री ही रोब जमा सकती है। दो में जिसकी बुद्धि तीव्र होगी उसकी चलेगी। सुमित्रा, मैं तो मूर्खों की भी स्त्रियों को डांटते डपटते देखती हूँ। पूर्णा, यह तो संसार की प्रथा ही है बहन। मर्द स्त्री से बल में, बुद्धि में पौरुष अक्सर बढ़कर होता है, इसलिए उसकी हुकूमत है। जहाँ पुरुष के बदले स्त्री में यह गुण है, वहाँ स्त्रियों की ही चलती है। मर्द कमाकर खिलाता है, क्यों रोब जमाने से भी जाए। सुमित्रा, बस बस, तुमने लाख रुपए की बात कह दी। यही मैं भी समझती हूँ। बेचारी औरत कमा नहीं सकती, इसलिए उसकी यह दुर्गति है। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर मर्द अपने परिवार भर को खिला सकता है तो क्या स्त्री अपनी कमाई से अपना पेट भी नहीं भर सकती? पूर्णा, लेकिन प्रश्न तो रक्षा का है, उनकी रक्षा कौन करेगा? सुमित्रा, रक्षा कैसी? क्या उन्हें कोई खा जाएगा, लूट लेगा? पूर्णा, लंपटों के मारे उनका रहना कठिन हो जाएगा। सुमित्रा, जब ऐसी कई स्त्रियां मिलकर रहेंगी तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हर एक स्त्री अपने पास तेज छुरा रखे, अगर कोई पुरुष उन्हें छेड़े तो जान पर खेल जाए, छुरी भोंक दे। ऐसी 10-20 घटनाएं हो जाएंगी तो मर्दों की नानी मर जाएंगी, फिर कोई स्त्री की ओर आंख भी न उठा सकेगा। पूर्णा ने गंभीर भाव से कहा, समय आएगा तो वह भी हो जाएगा बहन, अभी तो स्त्री की रक्षा मर्द ही करता है। सुमित्रा, हम ने मर्दों की खुशामद करके उन्हें सिर चढ़ा दिया है। ये सारी बातें तभी तक हैं जब तक पतिदेव रूठे हुए हैं, अभी आकर गले लगा लें तो तुम पैर चूमने लगोगी। सुमित्रा, कौन मैं? मैंने हमेशा फटकार बतलाई है, तभी तो मुझसे लाला की कोर दबती है। वह एक एक कौड़ी दांतों से पकड़ते हैं और मुझसे जो कुछ खर्च करते बनता है करती हूँ, उनसे मांगती नहीं। इस पर और भी जलते हैं। आज ही गंगा स्नान करने जाऊंगी। यह मानी हुई बात है कि घर की बग्घी न मिलेगी, वह मेरे लिए खाली नहीं रहती। किराए की बग्घी पर जाऊंगी, 4 रुपए से कम खर्च न होंगे। देखना कैसे जामे से बाहर हो जाते हैं। इतने में कहार ने आकर कहा, बहू जी, बाबूजी ने रेशमी अचकर मांगी है। सुमित्रा ने तिनक कर कहा, जाकर कह दे जहाँ रखी हो ढूंढ कर ले जाएं। यहाँ कोई उनकी लौड़ी नहीं है, बाहर बैठे बैठे नवाबों की तरह हुक्म जमाने चले हैं। कहार ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार निकाल के दे दे, ना ही हमार कुंदी हो लगी, चमड़ी उधेड़ लेते। सुमित्रा, तेरी तकदीर में लात खाना लिखा है, जाकर तू लात खा। तू तो मर्द है, क्या तुझे भी और कहीं काम नहीं मिलता? कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, बहन क्यों रार बढ़ाती हो? लाओ मुझे कुंजी दे दो, मैं निकाल कर दे दूँ। उनका क्रोध जानती ही हो। सुमित्रा, यहाँ किसी की धौस सुनने वाली नहीं हूँ। 100 दफ़े गरज हो आकर अपनी अचकन ले जाएं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं देते। कहार ने लौटकर कहा, सरकार कहते हैं कि अचकन लोहे वाली संदूक में धरी है। सुमित्रा, तूने कहा नहीं कि जाकर निकाल लाओ? क्या इतना कहते जीभ गिर जाती है? कहार, ये तो हम नहीं कहा सरकार, आप दोनों परानी छिन पर माँ के इक्के हुई हैं, बीच में हमार कुटम्मस हो जाए। सुमित्रा, अच्छा तो यहाँ से भाग जा, नहीं पहले मैं ही पीटूंगी। कहार मुँह लगा था, बोला,
सरकार का जितना मारे का होए मार ले, मुदा बाबूजी से न पिटावे। अस घुसा मारत है, सरकार की कोस भर ले धमाका सुनाते हैं। सुमित्रा को हंसी आ गई, हंसती हुई बोली, तू भी तो इसी तरह अपनी मेहरिया को पीटता है, यह उसी का दंड है। कहार, अरे सरकार, जो ई होत तक आप पूछे का रहा। मेहरिया असगुनन की पूरी मिली है कि बात पीछू करत है, झाड़ू पहले चलावत है। जो सरकार सुनभर पावे की कौनो दूसरी मेहरिया से हंसत रहा तो खड़े लील जाए, सरकार खड़े लील जाए। थर-थर कांपित है, बहूजी से तौर इतना नहीं डराइत है। सुमित्रा, जो तू जन्म का लतखोर है, भाग जा कह दी अपनी अचकन ले जाए। क्या पैर में मेहंदी लगी है, यह जरूर कहना। कहार जाइत है सरकार, आज भले का मुँह ना ही देखा जान परत है। कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, सखी तुम छेड़ लड़ती हो, मैं तो यहाँ से भाग जाती हूँ। सुमित्रा ने उसका अंचल पकड़ लिया, भागती कहाँ हो, जरा तमाशा देखो, क्या शेर है जो खा जाएंगे। पूर्णा, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है बहन, कहीं कोई कुवचन कह बैठे तो। सुमित्रा, कुवचन कह बैठेंगे तो कुवचन सुनेंगे। पूर्णा, और जो हाथ चला दिया। सुमित्रा, हाथ क्या चला देंगे, कोई हंसी है, फिर सूरत न देखोगे। कमला प्रसाद के खड़ाओं की आहट सुनाई दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा और सुमित्रा भी एक क्षण के लिए सिटसिटा सी गई, पर शीघ्र ही वह संभल बैठी और इस भांति सतर्क हो गई जैसे कोई फिकैदवादी की चोट रोकता है। कमला ने कमरे में कदम रखते ही कठोर स्वर में कहा, बैठी गप्पे लड़ा रही है, जरा सी अचकन मांग भेजी तो उठते न बना। बाप से कहा होता किसी करोड़पति सेठ के घर पे आते, यहाँ का हाल तो जानते थे। सुमित्रा ने तड़प कर कहा, बाप दादे का नाम न लेना, कह देती हूँ। वह चारपाई पर कुंजी पड़ी है और वह सामने संदूक है, अचकन लो और बाहर जाओ। यहाँ कोई तुम्हारी लौड़ी नहीं है, जब अपनी कमाई खिलाना तब डांट लेना। बाप यहाँ नहीं जानते थे कि यह ठाट बाहर ही बाहर है। कमला, तुम तो बड़ी समझदार थी, तुम्ही ने पता लगा लिया होता। सुमित्रा, झगड़ा करना चाहते हो या अचकन लेकर बाहर जाना चाहते हो। कमला, नहीं, झगड़ा करना चाहता हूँ। सुमित्रा, अच्छी बात है, वैसा सुनोगे। कमला, मेरी अचकन निकालती हो या नहीं। सुमित्रा, अगर भलमनसी से कहते हो तो हाँ, रूप से कहते हो तो नहीं। कमला, मैं तो रूप से ही कहता हूँ। सुमित्रा, तो निकाल लो। कमला, तुम्हें निकालना पड़ेगा। सुमित्रा, मैं नहीं निकालती। कमला, अनर्थ हो जाएगा सुमित्रा, अनर्थ हो जाएगा, कह देता हूँ। सुमित्रा, जो कुछ जी में आए कर लेना, बाल बराबर परवाह नहीं है। कमला, तुम अपने घर चली जाओ। सुमित्रा, मेरा घर यही है, यहाँ से और कहीं नहीं जा सकती। कमला, लखपति बाप का घर तो है। सुमित्रा, बाप का घर जब था तब था, अब यही घर है। मैं अदालत से लड़कर 500 रुपया महीना ले लूँगी लाला, इस फेर में न रहना। पैर की जूती नहीं हो कि नहीं थी तो पहना, पुरानी हो गई तो निकाल फेंका। ऐसा तुर्की बतुर्की जवाब आज तक कमला ने कभी न पाया था। उसके तर्कस से पहने जो तीर थे वे सब उसने छोड़ दिए। घर से निकल जाने तक की धमकी दी, पर सुमित्रा पर कुछ भी असर न हुआ। अब वह क्या करे, पुरुष का स्त्री पर कितना नाम मात्र का अधिकार है, यह आज उसे मालूम हुआ। वह सुमित्रा को मार नहीं सकता, घर से निकाल नहीं सकता, अधिक से अधिक यही कर सकता है कि उसकी सूरत न देखे, और इसकी सुमित्रा से कोई चिंता नहीं जान पड़ती थी। अब विवश होकर उससे दुहाई देना पड़ा। निर्बलों का तो यही अस्त्र है। पूर्णा से बोला, देखती हो पूर्णा, इनकी बातें मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही शेर हुई जाती हैं। पूर्णा, आप समझदार होकर जब कुछ नहीं समझते तो उन्हें क्या कहूँ। सुमित्रा ने ऐंठ कर कहा, बहन, मुँह देखे कि सनद नहीं, काहे से यह बड़े समझदार बन गए और मैं बेसमझ हो गई। इसी मुझ से जो आदमी मुझ जैसी भोली भाली स्त्री को आज तक अपनी मुट्ठी में न कर सकता, वह समझदार नहीं, मूर्ख भी नहीं, बैल है। आखिर मैं क्यों इनकी धौंस सहूं। जो 10 बातें प्यार की करे उसकी एक धौंस भी सह ली जाती है। जिसकी तलवार सदा म्यान से बाहर रहती हो उसकी कोई कहाँ तक सहे। कमला, कह देता हूँ सुमित्रा, रो रो कर दिन काटोगे। सुमित्रा, मेरी बला रोए, हाँ तुम रोओगे। कमला, मैं अपनी 100 शादियाँ कर सकता हूँ। सुमित्रा तिलमिला उठी। इस चोट का वह इतना ही कठोर उत्तर न दे सकती थी। वह यह न कह सकती थी कि मैं भी 1000 शादियाँ कर सकती हूँ। तिरस्कार से भरे हुए स्वर में बोली, जो पुरुष एक को न रख सका वह 100 को क्या रखेगा। हाँ, चकला बसाए तो दूसरी बात है।
कमला परास्त हो गया। जिसकी नाक पर मक्खी न बैठ पाती थी उसे एक अबला ने परास्त कर दिया। कोई शब्द उसके मुंह से न निकला। रक्तमय आंखों से एक बार सुमित्रा की ओर देखकर उल्टे पांव चला गया। 2-3 मिनट तक दोनों महिलाएं मौन रहीं। दोनों ही अपने अपने ढंग पर इस संग्राम की विवेचना कर रही थी। सुमित्रा विजय गर्व से फूली हुई थी। उसकी आत्मा उसका लेस मात्र भी तिरस्कार नहीं कर रही थी। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था, किंतु पूर्णा के विचार में सारा दोष सुमित्रा के ही सिर था। जरा उठकर अचकन निकाल देती तो इस ठाई ठाई की नौबत ही क्यों आती। औरत को मर्द के मुंह लगना शोभा नहीं देता। न जाने इनके मुंह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले। पत्थर का कलेजा है। बेचारे कमला बाबू तो जैसे ठक रह गए। ऐसी औरत की अगर मर्द बात न पूछे तो गिला कैसा। सहसा सुमित्रा बोली, बहुत ताव दिखाकर गए हैं, मेरा क्या कर लेंगे। अब सीधी हो जाएंगे, देख लेना। ऐसे मर्दों की यही दवा है। तुम्हारा मैंने बड़ा लिहाज किया, नहीं तो ऐसा वैसा सुनाती कि कान के कीड़े मर जाते। पूर्णा, सुनाने में तो तुमने कोई बात उठा नहीं रखी बहन। दूसरा मर्द होता तो न जाने क्या करता। सुमित्रा, जो कहेगा वह सुनेगा ही, 1000 बार सुनेगा। दबे वह जो किसी का दिया खाती हो। मैं तो अपने बाप से कभी नहीं दबी, इनको मैं क्या जानती हूँ। 100 शादियाँ करने की बात कहते हुए भी उन्हें लज्जा न आई। वह भी कोई आदमी है। पूर्णा, बहन, और दिनों की तो मैं नहीं चलाती, पर आज तुम्हारी ही हठधर्मी थी। सुमित्रा, अच्छा जले पर नमक न छिड़को सखी, जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। पूर्णा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही बहन, मुझ पर नाहक बिगड़ती हो। सुमित्रा, सारा दोष सिर मढ़ रही हो और क्या लाठियों से मारोगी। औरत निर्बल होती है, उसे उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, मर्दों को कोई नहीं समझाता। इतनी देर बैठी सुनती रही, एक बार भी तुम्हारे मुंह से न निकला कि बाबूजी यह कैसी बातें कर रहे हो। तुम खुश हो रही होगी कि अच्छा हो रहा है, इसकी दुर्गति हो रही है। पूर्णा को यह अंतिम वाक्य बाढ़ के समान लगा। वह हक्की बक्की होकर सुमित्रा का मुँह ताकने लगी। यद्यपि वह सदैव सुमित्रा की ठकुर सुहाती किया करती थी, फिर भी वह यह जानती थी कि जिस दिन कमला प्रसाद साड़ियाँ लाए थे उसी दिन से सुमित्रा उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। किंतु उस अवसर पर पूर्णा ने कमला का उपहार वापस करके अपनी समझ में संदेह को मिटा देने का सफल प्रयत्न किया था। फिर आज सुमित्रा अकारण ही क्यों उस पर यूं निर्दय प्रहार कर रही है। उसे फिर भ्रम हुआ है कि कहीं सुमित्रा ने रात की बात जान तो नहीं ली। वह भीत और आहत होकर दबी जबान से बोली, बहन, तुम्हारे मन में जो बात हो वह साफ साफ कह दो। मुझ अनाथ को जलाकर क्या पाओगी। अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आज ही मुंह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी। संसार में लाखों विधवाएं पड़ी हैं, क्या सभी के रक्षक बैठे हैं। किसी भांति उनके दिन भी कटते ही हैं, मेरे भी उसी भांति कट जाएंगे। और फिर कहीं आश्रय नहीं तो गंगा तो कहीं नहीं गई हैं। सुमित्रा ने फिर भी पूर्णा के आहत हृदय का पाहा रखने की चेष्टा नहीं की और भी नाक सिकोड़कर बोली, मुझे तुम्हारा रहना क्यों बुरा लगेगा बहन। क्या मेरी छाती पर बैठी हो। न मेरा घर, न मेरा द्वार, न मैं लेने में, न मैं देने में। मैं क्यों बुरा मानने लगी। मैं ही क्यों न डूब मरूं कि सारा घर शांत हो जाए। विष की गांठ तो मैं हूँ, सारे घर का तो मेरे मारे नाक में दम है। मैं ही सबकी आंखों में खटकती हूँ। पूर्णा ने ये बातें मानो सुनी ही नहीं। बहुएं पति से रूठकर प्रायः ऐसी विरागपूर्ण बातें किया ही करती हैं। यह कोई नई बात नहीं थी। वह अपने ही को सुनाकर बोली, मैं जानती थी कि अपने झोपड़े से पाँव बाहर निकालना मेरे लिए बुरा होगा। जानबूझकर मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी। मैं कमला बाबू की बातों में आ गई। इतनी जगहसाई और भाग में लिखी थी। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, तो उन बाबू साहब ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उसने अपना वाक्य समाप्त तो कर दिया, पर मुख की चेष्टा से ज्ञात होता था कि वह कुछ और कहना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश कह नहीं रही है। पूर्णा ने द्वार की ओर जाते हुए रूखे स्वर में कहा, मेरे लिए जैसे कमला बाबू वैसी तुम। सुमित्रा, तो जाती कहाँ हो, जरा बैठो तो। पूर्णा, नहीं बहन, बैठने का प्रसाद पा गई, अब जाने दो। पूर्णा इधर अपने कमरे में आकर रोने लगी। उधर सुमित्रा ने हारमोनियम पर गाना शुरू किया, ऊधो स्वार्थ का संसार। यह गाना था या पूर्णा पर विजय पाने का हालात। पूर्णा को तो यह विजय गान सा प्रतीत हुआ। एक एक स्वर उसके हृदय पर एक एक शेर के समान चोट कर रहा था। क्या अब इस घर में उसका निर्वाह हो सकता है। असंभव। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वह इस घर में आई। अपने उस झोपड़ी में रहकर सिलाई करके या चक्की पीस कर क्या वह जीवन व्यतीत न कर सकती थी।
बेचारी बिल्लू अंत तक उसे समझाती रही, पर भाग्य में तो धक्के खाने लिखे थे, उसकी बात कैसे मानती। अब पूर्णा का हृदय एक बार कमला प्रसाद से बातें करने के लिए व्याकुल हो उठा। वह उनके सामने स्पष्ट कह देना चाहती थी कि वह इस घर में नहीं रह सकती, उनके सिवाय और किससे कहे। लाला बद्री प्रसाद हंसकर टाल देंगे, अम्मा समझेंगी कि यह मेरी बहू की बराबरी कर रही है, अभी से चले जाने में कुशल है। कहीं कोई दूसरा उपद्रव उठ खड़ा हो तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहूं। सुमित्रा चाहे जो लांछन लगा दे, दुनिया उसी की बात मानेगी। पूर्णा रात ही से एकांत में रात के समय कमला के पास जाने पर पछता रही थी। उन भले आदमी को भी उस समय चुहल करने की सोच गई, मगर वह साड़ी मुझ पर खूब खेल रही थी। मुझे वहाँ जाना ही न चाहिए था, पर एक बार और उनसे मिलना होगा। मैं द्वार पर खड़ी रहूँगी, मुझे कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या है। खड़े खड़े कह दूंगी, बाबूजी अब मुझे आप जाने दीजिए। और कहीं जगह नहीं है तो बाबू अमृत राय का विधवा आश्रम तो है, 10-5 विधवाएँ वहाँ रहती भी तो हैं, मैं भी वहीं चली जाऊँगी तो क्या हर्ज है। वह समझाएंगे तो बहुत सुमित्रा को डांटने पर भी तैयार हो जाएंगे, पर इस डांट डपट से और भी झमेला बढ़ेगा। तरह तरह के संदेश लोगों के मन में पैदा होंगे। अभी कम से कम लोगों को मुझ पर दया आती है, फिर तो कोई बात भी न पूछेगा। विधवा को उल्टा बनते कितनी देर लगती है। दिन भर पूर्णा मन मारे बैठी रही, किसी काम में जी न लगता था। इच्छा न रहते हुए भोजन करने गई। भय हुआ कि कहीं सुमित्रा आकर जली कटी न सुनाने लगे। जैसे तैसे किसी तरह दिन कटा रात आई। सुमित्रा ने सरेआम ही से किवाड़ बंद कर लिए। भोजन करने के बाद अच्छी तरह सोता पड़ गया तो पूर्णा ने दबे पांव कमला के द्वार पर आकर धीरे से पुकारा। कमला अभी अभी सिनेमा से लौटा था। लपक कर किवाड़ खोल दी और बोला, आओ आओ पूर्णा, तुम्हें देखने के लिए जी व्याकुल हो रहा था। पूर्णा ने द्वार पर खड़े खड़े कहा, मेरे वहाँ आने का कोई काम नहीं है, मैं केवल आपसे विदा मांगने आई हूँ। इस घर में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। आखिर मैं भी तो आदमी हूँ, कहाँ तक सबका मुंह ताकूँ और किस किस की खुशामद करूँ। कमला ने द्वार पर आकर कहा, अंदर तो आओ। तुम तो इस तरह खड़ी हो मानो चपत मारकर भाग जाओगे। जरा शांत होकर बैठो तो सुनो क्या बात है। इस घर में कौन है जो तुम्हें आधी बात भी कहने का साहस कर सकता है। अपना और उसका खून कर दो, मगर अंदर तो आओ। पूर्णा, मेरे अंदर आने की ज़रूरत नहीं, यूं ही ताने मिल रहे हैं, फिर तो न जाने क्या कलंक लग जाएगा। कमला प्रसाद ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, किसने दिया है, सुमित्रा ने? पूर्णा, किसी ने दिया हो, आपका पूछना और मेरा कहना दोनों व्यर्थ है। ताने वाली बात होगी तो सभी ताने देंगे, आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। केले के लिए तो ठोकरा भी पैनी छुरी बन जाता है। सबसे अच्छा यह है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप लोगों ने मेरा इतने दिन पालन किया, इसके लिए मेरा एक एक रोआ आप लोगों का जस गाएगा। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं न कहीं ठिकाना लग ही जाएगा, और कुछ ना होगा तो गंगा जी तो हैं ही। तो पहले मुझे थोड़ा सा संखिया देती जाओ। पूर्णा ने तिरस्कार के भाव से देखकर कहा, कैसी बात मुँह से निकालते हो बाबूजी, मेरा प्राण भी आप लोगों के काम आए तो मुझे उसको देने में आनंद मिलेगा, लेकिन बात बढ़ती जाती है और आगे चलकर न जाने और कितनी बढ़े, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही संभव है। कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़कर बलात् अंदर खींच लिया और द्वार बंद करता हुआ बोला, हाँ अब कहो क्या कहती हो, सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है? पूर्णा द्वार से चिपकी हुई बोली, पहले द्वार खोल दो तो मैं बताऊं, क्यों व्यर्थ में मेरा जीवन नष्ट करते हो? खोल दूंगा, ऐसी जल्दी क्या है, पानी में भी तो भीग नहीं रही हो, या मैं कोई हुआ हूँ? अगर सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ, कल ही उसे घर से निकाल बाहर करूँगा और फिर कभी मुँह न देखूँगा। देखो पूर्णा, अगर तुमने द्वार खोला तो पछताओगी, छाती में छुरी मार लूँगा, सच कहता हूँ, छाती में छुरी मार लूँगा। 6 महीने हुए जब मैंने तुम्हें पहले पहले देखा था, तब से मेरी चित्त की जो दशा हो रही है वह तुम नहीं जान सकती। इतने दिनों किसी तरह सब्र किया, पर अब सब्र नहीं होता। खैर, जब तब दर्शन हो जाते थे, जिससे हृदय को कुछ ढाढ़स होता था। अब तुम यहाँ से जाने की बात कहती हो, तुम्हारा यहाँ से जाना मेरे शरीर से प्राणों का जाना है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। संसार विवाह के स्वांग को तो 16 आने अधिकार दे देता है, पर प्रेम को, जो ईश्वर का स्वरूप है, रत्ती भर भी अधिकार नहीं देता। जाओ, मगर कल ही सुनोगी कि कमला इस संसार से कूच कर गया। पूर्णा का निष्कपट हृदय इस प्रेम दर्शन से घोर असमंजस में पड़ गया।
उसका एक हाथ किवाड़ की चटकनी पर था। वह आप ही आप चटकनी के पास से हट गया। वह स्वयं एक कदम आगे बढ़ाई। उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जिसने अनजान में किसी बालक का पैर कुचल दिया हो और जो उसे वेदना से छटपटाते देख जल्दी से दौड़कर उसे गोद में उठा ले। कमला प्रसाद जिस दिन साड़ी लाए थे उसी दिन से पूर्णा को कुछ शंका हो गई थी, पर उसने पुरुषों का विनोद समझ लिया था। अतएव इस समय यह प्रेमालाप सुनकर भयभीत हो गई। घबराई हुई आवाज़ से बोली, ऐसी बातें न करो बाबूजी, मेरा लोक और परलोक मत बिगाड़ो। फिर मैं सचमुच मरने थोड़े ही जा रही हूँ, कहीं न कहीं तो रहूँगी ही, कभी कभी आती रहूँगी, मगर इस समय मुझे जाने दो। मेरी बदनामी से क्या तुम्हें दुख न होगा? कमला, पूर्णा नेकनामी और बदनामी सब ढकोसला है। प्रेम ईश्वर की प्रेरणा है, उसको स्वीकार करना पाप नहीं, उसका अनादर करना पाप है। मुझे ईश्वर ने धन दिया है, एक से एक रूपवती स्त्रियों को नित्य देखता हूँ। धन के बल से जिसे चाहूँ अपनी वासना का शिकार बना सकता हूँ, पर आज तक कसम ले लो जो किसी की ओर आँख उठाकर भी देखा हो। मेरे मित्र लोग मुझे बूढ़े बाबा कहते रहते हैं। सुमित्रा को आए 3 साल हो गए, पर उसे कभी मैंने प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा, मगर तुम्हें देखते ही ऐसा मुझे मालूम हुआ मानो मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। ऐसा जान पड़ा मानो तुम मेरे हृदय मंदिर में बहुत दिनों से बैठी हो, मगर मैं अज्ञान के कारण इस वेदना का रहस्य न समझ सकता था। बस जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। अब कितना चाहता हूँ तुम्हें भूल जाऊँ, मन को दूसरी ओर फेरना चाहता हूँ, पर कोई बस नहीं चलता। यही समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर है। यह कहते कहते कमला का गला भर आया। उसने रुमाल निकालकर आंखें पोंछी, मानो उनमें आंसू छलक रहा है। पूर्णा पाषाण की प्रतिमा की भांति निस्पंद खड़ी थी। उसकी सारी बुद्धि, सारी चेतना, सारी आत्मा मानो उमड़ती हुई लहरों में बही जा रही थी और कोई उसकी आंत ध्वनि पर कान न देता हो। मनुष्य, पशु पक्षी, तट के वृक्ष और बस्तियां सब भागी जाती हैं। उससे दूर, कोसों दूर वह खड़ी न रह सकी। भूमि पर बैठकर उसने एक ठंडी सांस ली और फूट फूट कर रोने लगी। कमला ने समीप जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और गला साफ करके बोला, पूर्णा, तुम जिस संकट में हो मैं उसे जानता हूँ, लेकिन सोचो, एक जीवन का मूल्य क्या एक पूर्व स्मृति के बराबर भी नहीं? मैं तुम्हारी पति भक्ति के आदर्श को समझता हूँ। अपने स्वामी से तुम्हें कितना प्रेम था यह देख चुका हूँ, उन्हें तुमसे कितना प्रेम था यह भी देख चुका हूँ। अक्सर पार्क में हरी भरी घास पर लेटे हुए वह घंटों तुम्हारा कीर्तिगान किया करते थे। मैं सुन सुनकर उनके भाग्य को सराहता था और इच्छा होती थी कि तुम्हें एक बार पा जाता तो तुम्हारे चरणों पर सिर रख कर रोता। सुमित्रा से दिन दिन घृणा होती जाती थी। यह उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो फूलने और फलने के लिए विकल हो रहा है। पूर्णा ने सिसकते हुए कहा, बाबूजी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरा जी न जाने क्यों घबरा रहा है। कमला ने सिर ठोक कर कहा, हाय, फिर वही बात? अच्छी बात है, जाओ, एक बार भी बैठने को न कहूँगा। पूर्णा ज्यों की त्यों बैठी रही। उसे किसी भीषण परिणाम की शंका हो रही थी। कमला ने कहा, अब जाती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें बांध तो नहीं लिया है? पूर्णा ने कमला की ओर कातर नेत्रों से देखा और सिर झुकाकर कहा, वायदा करते हो कि अपने प्राणों की रक्षा करते रहोगे? कमला ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हें मेरे प्राणों की रक्षा की परवाह क्या? जिस तरह तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ जोर नहीं है, उसी तरह मेरे ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है। या तुम्हें भूल ही जाऊंगा या प्राणों का अंत ही करूंगा, मगर इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? जी में आए जरा शोक कर लेना, नहीं वह भी न करना, मैं तुमसे गिला करने न आऊँगा। पूर्णा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, तो इस तरह तो मैं न जाऊँगी।